Yes, flight is ready for departure. This is a very important chapter. Please have a look. Real Estate Regulation and Development Act 2016. किसी के घर में कोई प्रॉपर्टी लाइन में है? ओके, सुना है आपने घर पे इस चैप्टर का नाम? हाँ, रेरा, कहीं कानून लावे गवर्नमेंट, अब तो सुना है ना? तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये नाम दिखने लगा होगा आपको. लिखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. गुड न्यूज, पहले तो गुड न्यूज लिख लो. डायरेक्ट क्वेश्चंस. चैप्टर बहुत बड़ा है, गिनते रह जाओगे, लगेगा 50 से 60 पेज का. एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी दो. तो हम वो 12 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर देता है पहले आपके लिए. 10-12 क्वेश्चन हम पढ़ाएगा सब, पर चैप्टर में तैयारी एग्जाम के एंगल से आपको 12 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस करने हैं. तो आइए, व्हाइट पेज दिख रहा है, यहां पर लिखते हैं सेलिएंट फीचर्स. मतलब इस एक्ट के मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं. 349, 350 में इसका आंसर है. बहुत इजी है, सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि आपको पढ़ना जरूर चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट 348. ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स. इस एक्ट में प्रमोटर्स के क्या ड्यूटी होंगे. 366 to 368. फंक्शंस ऑफ रेरा, जो रेगुलेटर है इस एक्ट के अंदर. फिर एक और क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का लगेगा पर आंसर अलग है. फंक्शंस ऑफ रेरा फॉर प्रमोटिंग रियल एस्टेट. दो अलग अलग आंसर है. वो सिर्फ रियल एस्टेट के प्रमोशन के लिए क्या क्या फंक्शंस हैं 373 के आसपास. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अलॉटीज. जो घर वर बुक करते हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, सिर्फ हमेशा प्रमोटर क्यों. मतलब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम में आए. रेक्टिफिकेशन, यानी जो इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी है, रेक्टिफिकेशन, अपने ही ऑर्डर को ठीक कर सकती है वापस. और प्रमोटर्स अगर टाइम से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं करे तो कभी कभी एक्सटेंशन टाइम का मिल सकता है टू द प्रमोटर. 358. रोल ऑफ सीएस. इस एक्ट के अंदर सीएस की क्या रोल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 382, 383. इस एक्ट में गुनाह होगा तो उसको आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, यानी कि कम में सेटल. 385. इस एक्ट में कई पेनल्टीज हैं, पर कौन सा मिस नहीं करना है. 384, 385 अगेन. और इस एक्ट में एक सेक्शन 8 पढ़ना होगा. सेक्शन 8 कंपनी लॉ वाला नहीं, इस एक्ट का. 359. तो ये 10 तो करोगे, टांका भिड़ जाएगा आपका. हम करवा देगा अभी आपको, बहुत इजी है. इसको याद करना मुश्किल है चैप्टर को, क्योंकि सब इतने कैजुअल पॉइंट्स है ना कि सब एक जैसे लगते हैं. तो चैप्टर का नाम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, और ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच वी शुड डू इन दिस एक्ट. और बहुत दुख का बात है, इतना से पढ़ के अगर 5 मार्क्स आए छोड़ भी नहीं सकते. और 5 मार्क्स चैप्टर है, 1 क्वेश्चन विल कम. क्योंकि आप अगर इंडेक्स देखोगे ना, इंडेक्स में आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स. फुल पेज करो एक बार, अब फुल पेज ही चल रहा है. आप मेरे बुक के इंडेक्स को देखो, कंपटीशन एक्ट बोल के एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है. प्लीज उसको जाके लिखना. क्या लिखोगे कंपटीशन एक्ट को? कंपटीशन एक्ट को जाके क्या लिखोगे? 25 मार्क्स. क्या, वापस बोलिए. यस, एक चैप्टर मैंने करवाया आपको कलकत्ता में, कंपटीशन एक्ट. भयंकर अच्छे से करिएगा, वो 25 मार्क्स का है. क्या बोल रहे हैं आप? 10-15 बोल रहे थे, मुंह से अल्फाजों का स्लिप हो गया. पर यहां पर आप याद रखिए 25 मार्क का है ये. और ये जो आज में ये आप लिस्ट देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिख रहा है. एक नाम करना है, इसको लिखना जोन सी बोलता हूं मैं इसको, मतलब सी लिखते आना. बता रहे कौन कौन से ऊपर सी लिखना है आपको. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सी है. लीगल मेट्रोलॉजी जोन सी. ट्रांसफर प्रॉपर्टी जोन सी. रेरा जोन सी.
समझ गए? जोन सी है नीचे वाले सारे ही। बेनामी ट्रांजैक्शन जोन सी, मनी लॉन्ड्रिंग कहीं खोजो जोन सी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जोन सी, सेल ऑफ गुड जोन सी, पार्टनरशिप जोन सी। सर खुल के बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर मिला के, भाई और बहनों आप लोग के लिए बहुत ही दुखद समाचार, 10 चैप्टर मिला के 35 मार्क्स। आई डोंट नो, दे हैव गॉन क्रेजी। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने नहीं बनाया ये लेआउट। उनके संग जो और सहकर्ता थे, उन्होंने 10 चैप्टर मिला के कितने का दिया है? 35। उसमें से एक रेरा भी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकेला 25। तो आप समझ रहे, कंज्यूमर नहीं, कॉम्पिटिशन एक्ट। यानी कॉम्पिटिशन एक्ट अगर किसी का मिस हुआ है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे द सोल रेस्ट इन पीस, आपको बैकअप जरूर ले लेना चाहिए। 25 मार्क का है 3 क्लास मिला के। 3 था, 3.5 था शायद, एक छोटा क्लास भी हुआ था लास्ट के दिनों में। तो कॉम्पिटिशन एक्ट एंड दिस, ये सारे मिला के कितने हुए? 35। तो 35 और 25 कितने हो गए? तो मिसिंग फिगर शुरू के 5-6 चैप्टर्स दिख रहे हैं मिसिंग फिगर में, 1 से लेके कहां तक है देखो तो, 1 से 8 40 मार्क्स का है। ब्रैकेट कर लो, 1 से 8 40 मार्क्स का है। जोन ये बोल देना उसको, कंपटीशन एक्ट को बी मान लेना। 1 से ए 40 मार्क्स का। स्ट्रक्चर ठीक किया वापस आज? तो वापस मैंने रिपीट भी कर दिया। आइए अब क्लास शुरू करते हैं। बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा यहां पर। वो पेपर 3 में भी है, इधर पर एक्स्ट्रा भी है कुछ अजीब टाइप का चीज। आई एम स्टार्टिंग द क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। लेआउट रेरा को आज ही कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का जरूर है, क्योंकि रेरा एक न्यू एक्ट है। सर कोई 1-2 चैप्टर बताइए ना जो छोड़ दें, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में दिख रहा है 10 चैप्टर बना के कितना 35। इसीलिए मैं सीएस वालों को बोलता हूं पेन ड्राइव से जरूर पढ़ो, वरना आप समझ के मेरा क्या स्वार्थ है आपको देने में, मेरे मन में, मेरा तो बल्कि लाइव बैच को पेन ड्राइव देने में गंदा रिस्क है मन में, कि क्या पता तुम ले लिया लाइव, किसी फ्रेंड को तुम सेल कर देगा मेरा पेन ड्राइव। मतलब समझ में आ रहा है? मेरे तो अलग रिस्क है, फिर भी हम उसको छोड़कर आपको पेन ड्राइव दे रहे हैं। दैट लाइव भी सुनो, घर में भी सुनो, वरना देखो होगा नहीं तुम लोग से। हमको पता है ना, बिकॉज मैं घुड़सवार हूं, मुझे नस्ल का पता रहता है कि कौन कितना ला सकता है। आई ऑल्सो नो द मार्क्स, मेरे को मार्क्स भी पता है आपका, किसमें 42 आएगा, किसमें 57 आएगा। आई ऑल्सो नो दैट। ओके, आई एम श्योर आप ऑल ऑफ यू विल श्योरली रॉक। आइए अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है रियल एस्टेट सेक्टर। शुरू करूं? इधर देखो, रियल एस्टेट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रियल एस्टेट सेक्टर? इंडिया में ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्लीज बैकग्राउंड लो पहले। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अगर सिर्फ लैंड की सेल हो रही है ना, वो इस चैप्टर के अंदर नहीं है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या, बैकग्राउंड ले लो हिंदी, कि कोई प्लॉट को आप डेवलप कर रहे हैं, लैंड थी पर उसको बहुत बंजर थी, तुमने डेवलप करके उसको काट काट करके सेल किया है उसको, या अपार्टमेंट्स बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो। क्या हो रहा था हमारे देश में बताइए सर? पूछिए मत। कोई आदमी बुकिंग कर देता था, बोलते थे 2 साल में देंगे, किसी किसी प्रोजेक्ट में तो 12-12 साल लग गए सर। अलॉटीज यानी जो रियल एस्टेट का बुकिंग करते थे बेचारों, उनके लिए कोई भी लॉ नहीं था, सिर्फ नॉर्मली सिविल सूट फाइल करते थे, प्रमोटर के खिलाफ कुछ नहीं हो पाता था। अनअकाउंटेबिलिटी का काम कर रहे थे प्रमोटर्स। एग्जांपल, आपके घर में जो प्रमोटर है वो अच्छे हैं, पर आप देखिए ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा था कि हमेशा नुकसान प्रमोटर में और डेवलपर और उसमें अलॉटी में किसका होता था? अलॉटी का। तो कोई लॉ नहीं था जो इनको अकाउंटेबल बना सके, कोई सिस्टम नहीं था, तो इसलिए ये एक एक्ट आया ताकि जो रियल एस्टेट डेवलप, रियल एस्टेट मतलब यहां पे बेसिकली प्लॉट्स, लैंड नहीं, लैंड की सेल की बात नहीं है, और यहां पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज का कवरेज है। इनिशियली जब बात हो रहा था सिर्फ रेसिडेंशियल को कवर करेंगे, पर बाद में इन्होंने क्या किया, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज जब अपार्टमेंट्स और बुक करते हैं तो ये एक्ट दोनों के लिए है। इस एक्ट में हिंदी में सुन लो क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर की जिम्मेदारियां। जो आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, सुनिएगा क्या जिम्मेदारी होता है प्रमोटर का, 1-2 तो बताओ सर। जैसा सैंक्शन प्लान था उसके अनुसार ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हमको घर टाइम से दे। और अगर प्रॉपर्टी में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, तुमको पोजेशन दे दिया फ्लैट का, सारा फ्लैट बेच दिया, और अचानक 4 महीने बाद ही अचानक सारे जो फ्लैट के ओनर्स से सोए हुए थे और उनको लगा अचानक पलंग टेढ़ा कैसे हो गया, किसी को लगा पता नहीं नींद में है। सुबह जब सब मॉर्निंग वॉक करने उठे तो देखे मकान के नीचे भीड़ हुआ हुआ, अचानक एक पिलर जो है ना
मतलब गिरा नहीं है मकान, गिरा नहीं, एवरीवन इज सो लकी, पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया है। तो कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर आता है ना, तो 5 साल तक अब प्रमोटर लायबल है। ये भी एक अच्छा चीज डाला है। पहले ना बहुत साल तक प्रमोटर को ही मतलब कर देते थे, पकड़ा जाता था। प्रमोटर्स की लाइबिलिटी सुना था क्या तुम? ये बताना घर में, हाँ गुड न्यूज है। सिर्फ 5 साल तक तुम लोग लायबल हो अगर प्रमोटर हो। 5 साल के बाद तुम लायबल नहीं हो सकता मकान में अब बिजलियां कड़कती है, आजकल तूफान आता है, एक्ट ऑफ गॉड से हिल गया होगा बिल्डिंग, पर पहले 5 साल तक कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है तो प्रमोटर को रेक्टिफाई करना पड़ता है। कुछ टाइम दिया गया है, 1 महीना के अंदर वो अपना काम काज शुरू करेगा रेक्टिफिकेशन के लिए। ये सब में टाइम भी लगता है। तो अच्छी बात आई है, प्रमोटर की बहुत सारी ड्यूटीज है, लिस्ट आपको लर्न करना है। अलॉटीज की भी ड्यूटी है भाई कि तुम पेमेंट करो जितना इंस्टॉलमेंट और टाइम से। तुम नहीं करोगे तो तुम पर भी कुछ हम लगा देंगे। तुम बुकिंग क्यों, इसका मतलब तुम हमको तो झुला दोगे, और हमारे ऊपर बहुत डिमांड्स थे, वो भी है। फिर रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स, हर कोई बन जाता था एजेंट, पैसा लेके बुकिंग का कोई का भाग जाता था, या हम क्या करें वो घर खाली नहीं कर रहा। तो रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर भी आ गया कि कौन, हर कोई एजेंट का काम कर नहीं पाएगा जब तक वो अपने आप को क्या नहीं करवा ले, रजिस्टर। तो इस एक्ट के अंदर, तो ये एक्ट में अब कुछ नहीं है, फंक्शंस है, ड्यूटीज है, एंड कुछ पेनल्टी के फिगर्स हैं। पहले बैकग्राउंड रेडी हो गया, व्हाट इज द एक्ट अबाउट। अब आइए अंदर से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक पता है इजी क्वेश्चन ही दे देगा कि एक्ट आया क्यों। वाह सर यही आ जाए, मजा आ जाए। ये एक्ट क्यों आया, पहले देखो। रियल एस्टेट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी इकोनॉमी में, एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है। बट अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर अनरेगुलेटेड था, कोई कानून वानून था नहीं, इसलिए कोई प्रोफेशनलिज्म देखने को नहीं आता था, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं होते थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी कोई खास बंदोबस्त यहां पर था नहीं, कोई की सेक्टोरल रेगुलेटर कोई था नहीं। अब तो रेरा आ गया है यहां पर। तो इसलिए पार्लियामेंट ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में लाया, जिससे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होंगे। हम अब जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम समझा चुका है आपको। एंड हम चाहेंगे कि रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं वो यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस एंड ट्रांजैक्शंस फॉलो करें। इन द रियल एस्टेट सेक्टर दे आर फॉलोइंग uniform and standard business practices. Yes or no? और पता है ये एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, बट हर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी अपने रूल्स बनाएगा सेंट्रल एक्ट को ध्यान में रखते हुए। अंडरस्टूड? तो हिंदी में एक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा, एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी विल फॉर्म देयर ओन रियल एस्टेट रूल्स बेस्ड, वेस्ट बंगाल का भी अपना रूल्स है। अंडरस्टूड? तो बैकग्राउंड रेडी हो गया। ये क्यों आया, यहां कंज्यूमर कौन है बताओ, जो घर का बुकिंग और करते हैं अलॉटीज, दे आर कंज्यूमर्स हियर। यह क्यों आया, ताकि यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर में। टफ लगा? और सुनो आज से एक और एक टेक्निक सिखा रहा हूं जो बहुत इजी लगते हैं, एक बार में समझ में आता है उसे बगल में लिखा भी करो, इजी। अगर तुमको इजी लगे तो। मैं तो जब नया चैप्टर पढ़ता हूं ना, क्लास में आने के पहले जब मैंने सर आप पढ़ के आया चैप्टर, ऑफ कोर्स बिना पढ़े उल्टा फुल्टा पढ़ा दो, मेरा बनाया हुआ एक्ट थोड़ी है कि मैं पढ़ना नहीं पड़े मुझे। मैं पढ़ा हूं इसको तो मैं ऐसे इजी, या कहीं मुझे लगता है कि मुझे वापस एग्जांपल सोचना होगा तुम लोग के लिए, तो मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूं, थिंक अगेन। तुम लोग भी ऐसे एक नोट्स बनाया करो लास्ट के 1 महीना में, ताकि एग्जाम के 1 दिन पहले जो एकदम इजी लिखा है, मतलब उसमें तुमको इतना कॉन्फिडेंस है कि तुमको पढ़ने की दरकार नहीं है, वो तुमको असेसमेंट करना होगा। मेरा बुक में तो सारा इजी देख लोगे आप, सर का इजी हमरा इजी, ना ना ना, जो मेरे लिए इजी हो सकता तुम्हारे लिए टफ हो। तुम असेस करके अपना नोटेशन लिखते रहना। सर आगे बढ़े। यस, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर विच द एक्ट हैज बीन फ्रेम, लिखो 3 मार्क्स। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो बुकिंग करते हैं किसकी अकाउंटेबिलिटी, प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स की। इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज बढ़ेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा अलॉटीज के संग, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, और पैन इंडिया यानी पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगा। जैसे आजकल पेमेंट है ना कारपेट एरिया के अनुसार लिया जाता है, यू नो व्हाट्स कारपेट एरिया एंड सुपर बिल्ट एरिया। जैसे ये रूम है, तो रूम में जो दीवार है ना, दीवार पहले वो सब दीवार जो इंटे लगाए गए हैं 3 इंची वाले, पहले वो सब को भी रेट में पकड़ लिया जाता था। अब क्या हो रहा है, सिर्फ जो जितना आपको टाइल्स दिख रहा है जो एकदम सामने है, कारपेट एरिया के अनुसार ही अब चार्ज किया जा रहा है। पहले हर स्टेट में अलग अलग प्रैक्टिस था, कहीं में कारपेट था, कहीं में सुपर बिल्ट एरिया था। तो अब जब तुम बुकिंग करने जाओगे, पैसा जो देना होगा तुमको सिर्फ कारपेट का देना होगा, तो तुम खुश हो गए होगे। तो अब कारपेट एरिया बढ़ गए, रेट्स बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए वैसा कोई खास फायदा नहीं हुआ है, पर पहले क्या होता था,
बात होता था हाँ ये फ्लैट का आपका इतना पर स्क्वायर फीट मिलेगा, तुम भी रेट प्रोजेक्ट डील नक्की कर लिया, जब पेमेंट करने गया तो पता चला और 20-30 लाख ज्यादा देना पड़ रहा है। अपा तो बात ही हुई थी ना, अपा तो दे दे इतना स्क्वायर फीट लाख सी, पर स्क्वायर फीट में तुमको तो लग रहा था इतना स्क्वायर फीट है, पर सुपर बिल्ड के अनुसार क्या हो गया था, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो प्रोफेशनलिज्म आ गया। बहुत अच्छा चैप्टर, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मार्क्स के एंगल से मत सोचो पर ये चैप्टर तो मतलब तुमको कोई ठग ना ले समाज में, इसलिए पढ़ना चाहिए। लिखो फॉर माई सेल्फ। और अच्छे पॉइंट्स दिखाइए। प्रमोटर्स एंड अलॉटीज के बीच के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लग गए कि प्रमोटर्स की जिम्मेदारी ये है, अलॉटीज की जिम्मेदारी ये है। तो 1 2 3 4 कुछ कुछ में खा जाऊंगा बीच में पॉइंट्स, प्रमोटर्स एंड अलॉटीज और नीचे। और अब एक रेगुलेटरी बॉडी आ गई है जो इस सब चीज को, कोई डिस्प्यूट समझते हो, किसके बीच में डिस्प्यूट होता होगा यहां पे बताओ? रियल एस्टेट एजेंट, अलॉटी, प्रमोटर, अलॉटी, रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर, है ना, बीच 3 लोग हैं बेसिकली। तो फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज कम इनटू पे। ये 5 पॉइंट्स अच्छे लगे मेरे को। ओके क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अपीलेट बॉडीज हैं जो आपके अपील्स वपील्स को भी सुनेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। बोलो किसी को प्रॉब्लम हुआ यहां तक? 5 पॉइंट्स ग्रिप में आ गए कि क्या चैप्टर आया कि इसको रटना भी मत, लिखो फर्स्ट अंडरस्टैंड तो लर्निंग विल बिकम इजी। कि प्रोजेक्ट में तुमको सबसे पहले क्या लगता है इस प्रोजेक्ट में? सर मेरे को लगता है ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि इट प्रोटेक्ट्स द हाउसिंग, रियल एस्टेट कंज्यूमर्स, ठीक है चलो, अलॉटीज, देन प्रमोटर्स कैन नॉट टेक एनी अनड्यू एक्शन, अननेसेसरी एक्शन अगेंस्ट अलॉटीज। मार्क्स मिलेगा बट पढ़ते पढ़ते तुमको और अच्छा याद हो जाएगा ये 5 पॉइंट्स। पक्का? तो इस एक्ट ये एक्ट किसको अप्लाई करता है लिख देना, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये भारत के पूरे संपूर्ण भारत को अप्लाई करता है। ये सब पढ़ने की दरकार नहीं है टेबल। हम सुबह कल 4 बजे हिस्ट्री एंड डेट्स एंड इवेंट्स याद किया था। एकदम क्यूट हो। आइए, हाउ कुड यू लर्न दिस डेट्स? सर मेरे बिल्डिंग का एक स्टूडेंट बोला था, डेट याद कर, 1 मई 2017, 1 मई तेरे जीवन को खतरा। आइए, सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 5 मार्क्स। क्वेश्चन देखो वो था ऑब्जेक्टिव्स। अब इस एक्ट के फीचर्स मतलब कि इस एक्ट में क्या बॉडीज हैं, किस टाइप की बॉडीज हैं, प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, कौन से प्रोजेक्ट्स कवर्ड हैं, पढ़ते हैं। तुम लोग भी पढ़ना शुरू करो, मैं आता हूं। Establish the real estate regulatory authority. Okay. ये रेरा वो जो अथॉरिटी का नाम है यहाँ पे, रेगुलेटर कौन है? रेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, फॉर रेगुलेशन, वाह, हाँ सर, एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर का भला होगा। ओके, बट बेसिकली इनका काम क्या है? ये देखो, इनका काम है सेल ऑफ प्लॉट। इस पे भी मार्क्स है। लैंड नहीं लिखा है, देखो प्लॉट लिखा है। प्लॉट और लैंड में फर्क होता है। तो नहीं, जमीन है दोनों। तो लैंड को डेवलप किया जाता है फिर वो प्लॉट बनता है। तो प्लॉट, अपार्टमेंट बिल्डिंग, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एक अच्छे तरीके से हो, बिना कोई किसी को ठगे, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सर ये अच्छा लगा, ये रेरा का मेन उद्देश्य ही है, सेल ऑफ प्लॉट वॉट, ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छा रहे, रियल एस्टेट सेक्टर में कंज्यूमर्स का अधिकार प्रोटेक्ट हो, और आपस में कोई झमेला अगर हो, डिस्प्यूट हो, तो एक ऐसा तरीका बनाया गया है कि डिसीजन जल्दी आए। एडजुडिकेशन मतलब डिसाइड करने का जो तरीका है वो बढ़िया से जल्दी से हो जाए। और डिसाइड, कई बार डिसीजंस आते हैं पर लोग खुश नहीं होते हैं डिसीजन से। आपको पता ना इंडिया में लोग कुंठाग्रस्त हैं। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाके आप अपील करेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट में एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है, और अपीलेट ट्राइब्यूनल से आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। इंडिया में आप जानते हैं ना, लोग थोड़े से कुंठाग्रस्त, बहुत हार्ड वर्ड था ना। ओके, इंग्लिश में फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं। एंड और बताइए, रेगुलेट्स ट्रांजैक्शंस, ताकि वो जो बायर्स एंड प्रमोटर्स के बीच में रेसिडेंशियल, रियल एस्टेट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स
दोनों कवर्ड हो गए, पहले रियल एस्टेट था फिर दोनों जोड़ दिए। और हर स्टेट अपने अंदर एक रेरा नाम का, याद है ना, स्टेट यहां पे रूल्स बनाता है, स्टेट लेवल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जितने भी आते हैं ना, आजकल कोई लेके आता है, पहले रेरा के पास रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि उन लोग पूरा बताएंगे हम टाइमलाइन इतने टाइम के अंदर लोगों को हैंडओवर कर देंगे पोजेशन। तो ये बहुत जरूरी है, विद सम एक्सेप्शंस। मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो 500 स्क्वायर फीट, सुने हो, बहुत ही छोटा अमाउंट है, 500 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बना रहा, पॉसिबल है? वो तो एक फिगर इन लोग लिख दिया कि इतना का कोई हो तो उसको नहीं रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वरना सबको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इसको याद कैसे होता पता, बहुत अजीब है ना, पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है ना, बात तो सही है। तो हम इसको ऐसे याद किया था, देखो हमको भी याद नहीं हो रहा है, हम ऐसे याद किया है। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेरा नाम का बॉडी बना है जिसका काम है सेल वेल अच्छे से हो, दो याद हो गया, और अपने आप से सोच रहा है, और अलॉटीज को प्रोटेक्शन हो, फिर आपस में डिस्प्यूट सेटलिंग जल्दी हो और अपील हो सके। ये 3 मेरे को लग रहा है अच्छा, मतलब 3 इतने स्ट्राइकिंग है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी भी पढ़ना है पर कौन सा 3 मिस नहीं होना चाहिए। 5 में 2.5-3 के लायक पहले बना रहा हूं, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव हुआ? कोचिंग सेंटर तो बोलता है फुल मार्क्स दिलाएगा, वो फुल बना रहा है आपको, क्योंकि पहले मैं ना आपको एज अ फेज बाय फेज पहले 3.5 के लायक बनाऊंगा, रिवीजन करवा के 4.5 के लायक बनाऊंगा। अंडरस्टूड? इसको कैसे याद करवा दो, फालतू पॉइंट्स बनाओ इसका। देयर आर 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू ई, ऑल ऑफ अस से टुगेदर ई। व्हाई? स्टैब्लिश, इंश्योर, इंश्योर, स्टैब्लिश। इधर स्टैब्लिश का थोड़ा सा डिस्टैब्लिश हो गया तुम्हारा। स्टैब्लिश कोई टेक्निकल पॉइंट है क्या? स्टैब्लिश टेक्निकल पॉइंट क्या है? मेरे को अगर बिना पूछे पूछे बताओ salient features. Sir, a RERA authority has been established under this act, and this act basically wants that sale of residential as well as commercial projects are taking place in a very accountable and transparent manner, sir. So this act basically lays down a dispute settling mechanism, and appellate authorities are there in the act so that speedy redressal can be taken care of. दिख रहा अपने लैंग्वेज में सारे आ गए, वरना इसमें क्यों बंधे थोड़े दिन बाद तो आ बोलना पड़ेगा, सामने का चला जाएगा ना 50 साल बाद। मेरी देरी है अभी 10 साल। फिर जब तुम लोग मेरे से मिलोगे मॉल में, सर कैसे हैं, पता चल जाता है, सामने सामने थोड़ी पता लगाएंगे, अब है लिमिटेशंस आ जाएगा उस समय तक। आइए ओके, अब देखो अच्छा पॉइंट फिर से, वो 3 स्ट्राइकिंग वाले मिल गए ना पहले आपको, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एपिलेट अथॉरिटीज, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, वो लाइन भी कहीं सेकंड में डाल लेना। सेल ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम इजी कर रहा है आपको, सिर्फ मार्किंग करा के चिल्ला चिल्ली करवाने थोड़ी बुलाया क्लास में। बहुत इजी सिलेबस है, मैं तो बोलूंगा जिस भी स्टूडेंट टीचर सबके सीएस बचे हों, अभी भी टाइम है, दे शुड अपीयर फॉर एग्जाम्स। कम प्रमोटर्स कैन नॉट बुक दीज प्रोडक्ट्स, अच्छा पॉइंट है, ये सेलिएंट फीचर्स है, विदाउट रजिस्टरिंग देम। रियल एस्टेट एजेंट्स ऑल्सो नीड टू रजिस्टर, ये हम बताया था ना बातों में, एक सेलिएंट फीचर है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप ला नहीं सकते। और जो भी पैसा आता है ना प्रमोटर्स लोग का, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा, वो अपने इस पैसे से, घर में कोई शादी था बेटे का, उस पैसे से खर्चा नहीं कर सकता, ये सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए यूज होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कंस्ट्रक्शन फेज में प्रमोटर्स जो है खर्चा कर देते हैं प्रोजेक्ट का पैसा लोगों से लेके अपने दूसरे बिजनेस में, फिर प्रोजेक्ट डिले होता है, फिर झूलता कौन है? वो अलॉटी। तो बोलते पैसे को अलग जगह रखो। ओके, एक अमाउंट बताएगा, वो अलग रखना होगा कम से कम। और इस एक्ट में अच्छा चीज हमें क्या देखने को मिला कि ये वाला प्रमोटर्स कैन नॉट बुक और ऑफर द प्रोजेक्ट्स विदाउट रजिस्टरिंग देम, मिल गया ना, ठीक है। और स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ऑल्सो जेल। ये घर में जाके मत डरा देना, आप कौन सा जेल जाएगा हिम्मत पूछ लेना, हाथ तो हाथ चाचा जी से मार खाओगे। कल रो छोकरो मने डरावे, मैं गंदी काम करूं कि मारी जवान री वैल्यू है, जो बिल्डिंग में मैं बोले थे 3 साल में बन जासी, मैं 2.5 साल में बना दूं, है ना, हो सकता है। वैसे अहमदाबाद एंड मुंबई में बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन फेज, प्रोजेक्ट जो ऐसा बोलते हैं ना वैसा मिलता है। कैलकाटा, इंटायर नॉर्थ ईस्ट लेबर प्रॉब्लम है, पता है लेबर बहुत है, बट मतलब बहुत हम कूल टाइप के हैं, काम नहीं करना चाहते, ढीले ढाले, मतलब क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर से मार्च काम होता नहीं है, फेस्टिव सीजन हो जाता है, मतलब यहाँ पता नहीं वातावरण में कुछ ऐसे है ना कि लेबर भी झूमने लगते हैं, सब अपने अपने लेवल पर। तो दिस वाज अ गुड वन। कैसा लगा? रिड्रेसल मैकेनिज्म,
और ये सारे चीज आगे एक स्ट्राइकिंग पॉइंट और लिखो सेलियंट फीचर्स में, सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल बी ऑन कारपेट एरिया नॉट सुपर बिल्ट एरिया। इस पे केस स्टडी भी दे देगा तो आना चाहिए। सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल बी ऑन कारपेट एरिया एंड नॉट सुपर बिल्ट, जिसमें वो पार्टीशन वॉल्स और को भी जोड़ा जाता है। इतना इंची का वॉल है तो वो भी रेट में जुड़ता है। एंड नॉट सुपर बिल्ट एरियाज। और एक लाइन लिख लो सेलियंट फीचर्स में, सेल ऑफ प्रॉपर्टी वेट हाँ, बिल्डर्स विल बी लायबल या प्रमोटर्स विल बी लायबल फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कि कोई चीज में अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रह जाएगी फॉर 5 years from the date of possession. Builders will be liable for structural defect for 5 years from the date of possession. Builders की liability 5 सालों तक रहेगी। Will you remember this? पक्का? तो सुनो, ये 3 क्वेश्चंस तो छोड़ना है मत, इन लोग इजी ही देंगे। शुरू के अभी कुछ साल तक ना बेसिक ही क्वेश्चन बार बार आता रहेगा। अभी एक अच्छा चीज और है कि एडवांटेज क्या होगा ये रेरा का। एक तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब घुमा फिरा के वही सब है। ये अच्छा पॉइंट लगा मेरे को सबसे पहले। ये कस्टमर का प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं उसको। 2, 3 लीगल केसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सब डर से पालन पहले कर लेंगे। ये 3 मेरे को अच्छे लगे। 4, एफडीआई भी भारत में आने लगेगा रियल एस्टेट में, कि यहां बहुत सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, अच्छा कानून है, रेगुलेटेड है। तो ये 4 अच्छे पॉइंट्स है। और फिर तुम और जो ऑब्जेक्टिव से पढ़े थे वो डाल सकते हो। बट समझ में आ रहा है व्हाट इज द मेन फायदा खुद को। हम आपको क्या करता है, जो लोग मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, हम 1 2 3 अलग कर देता है, बुक के डॉट्स के अनुसार नहीं जाता। हम सोच ये 1 2 3 हम ऐसे निकल आते तो माइंड में सबसे पहले क्या आया, सर हाउसिंग, वो जो कस्टमर लोग होता है, लॉटरी का प्रोटेक्शन हुआ सर प्रोजेक्ट बहुत टाइम से कंप्लीट होने लगेगा, पूरा मार्केट रेगुलेट हो जाएगा। अगर ये तो याद नहीं भी हो 1 2 3 4 तो जो तुम उसमें पढ़े थे ना फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में, वही लिख दो, वो भी राइट है। वो भी तो एडवांटेजेस ही थे। तो डिड यू अंडरस्टैंड? एक एफडीआई वाला एक नया पॉइंट आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब कई डेफिनेशंस दिए हुए हैं यहां पर, तो एक बार रीड करोगे घर जाके अलॉटी का डेफिनेशन, क्योंकि बार बार अपने लोग आज पढ़ रहे हैं ना कि अलॉटी कौन होता है। द पर्सन टू हुम अ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग हैज बीन अलॉटेड, सोल्ड, चाहे लीज में हो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय द प्रमोटर, किसी तरह आपने ट्रांसफर किया है। पर जिसको रेंट पर दिया जाता है ना, वो रेरा के अंदर अलॉटी नहीं है, यानी टेनेंट इज नॉट अ अलॉटी। तो इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉट द प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट ऑन रेंट। ये भी पढ़वा दिया ताकि केस स्टडी में ना इसको बना देगा। जिसको रेंट पर दिया जा रहा है वो कौन नहीं है। ध्यान से देखो अलॉटी का डेफिनेशन, क्योंकि इस चैप्टर का जान है, सिलेबस का इस पूरे चैप्टर की जान अलॉटी थी, तो यू मस्ट नो दिस। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट सर, कारपेट एरिया। सर जिस पे कारपेट बिछता है, तुम सो हम बिछा दे तुम्हारे ऊपर। कारपेट एरिया का मतलब ये नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, एग्जाम में आएगा, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स। लिफ्ट का जो एरिया है, एक्सक्लूसिव बालकनी, फ्लैट के बाहर वाला बालकनी तुम्हारा कारपेट एरिया नहीं है। वेरांडा एरिया एंड एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया, ये सब नहीं होगा। बट तुम्हारे घर के अंदर ही अगर कोई टेरेस है, कई घर में प्रमोटर घर के अंदर टेरेस देता है, पर्सनल टेरेस, तो वो तुम्हारा ही कारपेट एरिया माना जाएगा फ्लैट का। ब्रैकेट खोलना, बट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स। पढ़ के देखो। ओ एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया भी नहीं आएगा, सॉरी, ओपन टेरेस एरिया भी तुम्हारा ही ओपन टेरेस एरिया, वो भी एक्सक्लूड कर दिया गया अब। ओके, तुम ही एक्सक्लूसिव यूज कर रहा है, फिर भी उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा पैसा। सिर्फ जो जिसपे अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है दैट पोर्शन पे चार्ज होगा। गुड।
ठीक है, सारा अब नहीं पढ़ना है सबको, ऑल डेफिनेशंस डोंट हैव टू बी डन। सर अच्छा लगा, इतना कुछ कट गया इस दुनिया से। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी लॉ का डेफिनेशन मत लिख देना, लिखो रीड वंस, नो क्वेश्चंस। देखो यहां पर ये लैंड को एक प्रोजेक्ट में डेवलप कर देता है फॉर सेलिंग इट टू अदर पर्संस, प्लॉट्स। कोई जंगल टाइप का लैंड है तो उसका सेल से रियल एस्टेट में नहीं होगा, पहले उसको काटेगा, समतल बनाएगा, घास फूस उगाएगा, उसको एक शेप में लाएगा, तब उसमें वो प्रमोटर माना जाएगा। ओके सर, हटाऊं? नेक्स्ट, रियल एस्टेट एजेंट। रीडिंग करोगे एक बार घर जाके, क्योंकि चैप्टर में आ रहा था रियल एस्टेट एजेंट को भी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, बोलो हाँ या ना। एंड जैसा मैंने बोला था कि अभी सेलियंट फीचर्स में आ गया था कि जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है पहले उसको कहां रजिस्टर करवाना पड़ता है? रेरा, तभी उसकी मार्केटिंग प्रमोटर के द्वारा शुरू हो सकती है। और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी अब क्या करवाना पड़ता है बताइए? पहले रजिस्टर, बिना रजिस्ट्रेशन के वो ही कैन नॉट स्टार्ट दी मार्केटिंग। तो प्रमोटर्स के बहुत सारे ड्यूटीज हैं। तो एक काम करता हूं, कल मैं पढ़ रहा था पूरा बुक और पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि कहीं और इजी बना के लिखा हुआ है, तो आई विल शो इट टू यू। पेज नंबर 366, मतलब वो 5 पेज को छोटा में बनाया हुआ है, तो आप भी 8-10 पॉइंट्स निकालेंगे वहां से। 366 मैंने पूरा पढ़ा है, मेरी बुक अगर आप देखेंगे ना सारा मार्किंग है, पर फिर मैंने देखा रे पूरा हम 2 घंटा पढ़े उसको, मेरा जान शेष हो गया और फिर पता चला इतना इजी बनाया हुआ ऑलरेडी। दिखा आपका 366 में? डिड यू ऑल्सो फाइंड इट, द लॉन्ग लिस्ट? कितने हैं बाबा, ड्यूटीज देख, 62 ड्यूटीज। तुम सोच रहे हो एग्जाम में पूछेगा मेंशन ब्रीफली 8 ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स, या क्या करेगा सुनो, उन ड्यूटी में से किसी एक पर केस स्टडी बना देगा, फिर तुमको बताना होगा ये तो इसकी ड्यूटी थी, ये ऐसा कैसे किया। समझ में आ रहा है स्टोरी? तो आइए हम कुछ अच्छा अच्छा दिखाता है आपको। नो प्रमोटर विल एडवर्टाइज और ऑफर और बुक एनीवन एनी प्लॉट, बार बार लैंड नहीं, बिल्डिंग इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग विद द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद द रेरा। यानी बिना रजिस्ट्रेशन के वो कोई प्रोजेक्ट की सेल शुरू नहीं कर सकता। पॉइंट 5 केस स्टडी बन के आ सकता है। प्रमोटर विल कीप 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अलॉटी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। एग्जाम में केस स्टडी आ जाएगा, वो 40% ही रखा है, तुमको फिर बताना पड़ेगा कितना रखना चाहिए था, 70। समझ में आ रहा है कि बहुत ही लॉजिकली स्मार्ट स्टडी करवा रहा है, कोई पीजी का बच्चा गुमराह नहीं कर दे। ए तुम्हारा वो 4 पेज में मार्किंग नहीं है, फीस तो पूरा ही दिया था, 4 रुपए वापस लेके। तो ये सब कर मत देना, क्योंकि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। आई होप नो वन थिंक दिस घटिया वे। The promoter will withdraw the amount from the separate account. अब withdrawal allowed कब है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी जैसे जैसे कंप्लीशन फेज में होगा। बहुत अच्छा है, 5 और 6 पे केस स्टडी एक्सपेक्टेड है। और रुको रुको, विड्रॉवल इतना इजी अलाउड नहीं है, 5, 6, 7 एक साथ पढ़ना होगा। पहले एक सर्टिफिकेट इंजीनियर से निकालो कितना रुपया भी इतना काम कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट फ्लोर की ढलाई में इतना रुपया लगेगा, इंजीनियर सर्टिफिकेट और लगा दिया, तो केस स्टडी आएगा 5, 6, 7 पर। इतना रुपया कलेक्ट कर लिया, ऐसे रखा था, तो ऐसे विड्रॉ कर रहा है, और तुम देखोगे ना, एक तो 70% अलग नहीं रखा, फिर देखोगे ऐसे उठा ले रहा है बीच में। तो उठाना कब अलाउड है? जब इंजीनियर का सर्टिफिकेट को हाथ से लिखो। और ऐसा सुन लिया ना, ये सब चीज तो इतना काम करना, तुमको तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए घर में, अगर प्रमोटिंग लाइन का काम हो, बल्कि घर में आंसर सुनाना है इसका। हो सकता है सीएस का पढ़ाई छुड़वा दिया जाए कि ना तू ही संभाल, अब तो ज्यादा मत ही सुनाना। अंडरस्टूड? तो यही सब लिखा हुआ है। और एक ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है 6 months आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कि हम सारा काम पैसा वैसा ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं क्या। यानी 1 मिनट, 5, 6, 7, 8 एक संग क्यों पढ़ने बोला ब्रैकेट करके? सब वो फंड यूटिलाइजेशन को लेकर है कि इंजीनियर की सर्टिफिकेट, ऑडिटर से सर्टिफिकेट। कैन यू गेट दीज पॉइंट्स? यस सर। अब और सुनो, आइटम 11 में जाओ, केस स्टडी फिर से प्रमोटर की ड्यूटी के ऊपर। बाकी भी आप पढ़ोगे, पर आप समझ गए ब्रॉडली कहां कहां से क्वेश्चन के विंग्स हैं। ऊपर हेडिंग लिखा है,
उसको ब्रैकेट किया एक्संग 5 6 7 8 को कॉमन ब्रैकेट खोला है, केस स्टडी एक्सपेक्टेड। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऊपर मैंने करवा ही रहा हूं ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स पर उस 5 लाइन पे केस स्टडी बना के सिंपल सा दे देगा आपको। अब जैसे आइटम नंबर 11 पे केस स्टडी है कि कोई कारण से प्रोजेक्ट में डिले हो जाती है तो आप अप्लाई करेंगे फॉर एक्सटेंशन इफ द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर का मतलब क्या होता है? जैसे वॉर, फ्लड, डिफाइन किया हुआ है, ड्रॉट, और बताओ, फायर, साइक्लोन या अदर नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक। इस कारण से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्स इसको रेरा को एक्सटेंशन पाओगे, क्योंकि तुमने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब रजिस्टर करवाया था बोला था हम 3 साल में कर लेंगे, तो उसको बताओ फोर्स मजूरी नहीं, फोर्स मेज्योर बोला जाता है। वॉर, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ये एनी नेचुरल कैलामिटी जो प्रोजेक्ट को खराब कर दे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी 1 ईयर। मैक्सिमम एक्सटेंशन 1 ईयर कैन बी गिवन। और एक लाइन लिख देना, बिफोर ग्रांटिंग एक्सटेंशन अथॉरिटी मस्ट गिव ऑपोजिट पार्टी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। केस स्टडी आएगा इसके ऊपर। बिफोर ग्रांटिंग एक्सटेंशन authority must give opposite party opportunity of being heard. Before granting extension, opportunity of being heard must be given to the opposite party. रेरा जो है ना opposite party को opportunity of being heard देगा। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए, पहली ड्यूटी प्रमोटर की क्या थी कि प्रोजेक्ट की मार्केटिंग शुरू करने के पहले अपने आप को रजिस्टर करवाए। सेकंड ड्यूटी प्रमोटर की क्या थी अगर ब्रॉडली देखा जाए, कि पैसा वैसा जो आ रहा है उसको दुरुपयोग ना करे, अलग बैंक में रखे, पैसा विड्रॉ करने के पहले इंजीनियर की सर्टिफिकेट और ले। तीसरी ड्यूटी, अगर देरी हो रही है कंप्लीशन में, एक्सटेंशन पा लेवे, मैक्सिमम 1 ईयर का होगा। एक्सटेंशन सिर्फ फोर्स मेज्योर क्लॉज में मिलेगा। तुमको स्टोरी पता है क्या सुना के देगा? इलेक्शन का टाइम था, सब लेबर लोग इलेक्शन कैंपेन में जाता था, कोई मिला नहीं, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तुम भी भावुक हो जाएगा। बात तो सही है, हम संतरास मिस्त्री थोड़ी है, हम क्या नाम है उसको, कौन सा मिस्त्री बोलता है जो भी, हम मिस्त्री लोग थोड़ी है। तो भावुक मत होना, सिर्फ फोर्स मेज्योर क्लॉज पे ही एक्सटेंशन है। तो सीएस जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई सब लीगल दाव पे जानना चाहे, खेबीबाजी वाला होना, उसके लिए लॉ जल्दी याद होता है। कि सीएस में अच्छा वही कर सकता है जो बहुत तकादा अच्छा करता हो। अरे मेरे डेट्स मिस नहीं हो रहे हैं ये एप्लीकेशन के, वो उसके लिए बस थोड़ा सा टेबल चेयर में बैठना होगा, थोड़ा सा लैपटॉप में देखना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई करता ही तो नहीं है। आश्चर्य होता है सीएस स्टूडेंट भी सिर्फ एफएम और अकाउंट्स कॉस्ट में रह जाते हैं। मतलब हम सीएस स्टूडेंट्स के बैचेस में पढ़ते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। ए तुम्हारा फिगर आया क्या एफएम का? मेरा भी आ गया, हम इस बार पास हो जाएगा। ना ना ना, सीएस में एफएम में अच्छा करने से पास होना जरूरी नहीं है आपका, आपको ये सब में अच्छा करना होगा। मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूं एफएम को, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लीगल पेपर्स। और बताइए सर, और बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊं। प्रमोटर बोलता है जब अपने अंदर एजेंट्स को अपॉइंट करता है, वो प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर्ड एजेंट्स को ही काम पे रखे, हर किसी को काम पर नहीं रखे। ओके। प्रमोटर का जिम्मेदारी होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग का सीसी सर्टिफिकेट होता है कि बिल्डिंग है ना रहने लायक हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तुम क्या किया, अलॉटी को चाबी दे दिया, जबकि बिल्डिंग में ना अभी तक कुछ डिफेक्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला तुमको घर से आके निकालने लग गया। प्रमोटर को तुम फोन किया, हम आपको अब चाबी दे देते ना, आप बात कर लीजिए उससे। ये हो रहा था भारत में, कैलकाटा में, सॉल्ट लेक और में बहुत सारे बिल्डिंग लोग बना देते हैं, ऐसे दे देते हैं, बाद में आके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला निकालता है, हैरेस करता है अलॉटी को। तो प्रमोटर्स की जिम्मेदारी है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल करवाना। प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर वीटर सब लग जाए। अलॉटी को तो अर्जेंसी था, तो उसको बोलता देखिए आप मोमबत्ती में रह लेंगे क्या 1-2 महीना? वो हाँ, आप अपने को इलेक्ट्रिसिटी करवा देगा ना अगला हफ्ता, 1 महीना के अंदर। 6 महीना हो गया, मोमबत्ती से लेके ऊपर जाता है हर दिन, पानी नीचे लेने आता है, ऊपर पंप में पानी नहीं आता। जस्ट इमेजिन, वो सब किसकी जिम्मेदारी थी? रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी प्रमोटर की होती है। अगर प्रमोटर किसी दूसरा आदमी से लेकर बायर्स को बेचा है, बीच में प्रमोटर है, एंड जिसका ओरिजिनल लैंड था
वो सपोज सेकंड फ्लोर में रहता है, आप फर्स्ट में, दूसरा आदमी थर्ड में, तो पूरा बिल्डिंग का क्या हो रहा था, पहले किसी का लैंड था, वो भी रह रहा है अभी उसमें, और 2 जन और है, तो प्रमोटर जो है लैंडलॉर्ड से तुम्हारा जो रजिस्ट्री करवाएगा वो प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है। पर ये भी नहीं हो रहा था भारत में। ओके, हमारे केस में भी हुआ था। आई ऑल्सो बॉट अ प्रॉपर्टी। पहले तो प्रमोटर बड़ा बड़ा बात करता था, आप चिंता काहे को करता हो, हम है ना, मासीमा आप रजिस्ट्री करेगा, मासीमा रजिस्ट्री करेगा। मतलब जो एक लेडी थी, शी पास अवे, हम लोग को और प्रमोटर झुला दिया। मतलब मासीमा का गलती नहीं था, मासीमा का पैसा प्रमोटर नहीं दे रहा था, तो वो बोली थी वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको हम रजिस्ट्री कैसे करें, तो बीच में झुला के प्रमोटर हम लोग को कर दिया। सर प्रमोटर का नाम क्या था, अभी नाम नहीं बताएंगे, मेरा काम पेंडिंग चल रहा है, होने के बाद मैं कमेंटमेंट क्लास डालूंगा। ही वॉज द प्रमोटर। नहीं, मारवाड़ी प्रमोटर नहीं था। मारवाड़ी प्रमोटर बल्कि रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं, ऐसा मानना है मेरा, कि उनको लगता है फिर धंधा खराब हो जाएगा। वो जो एक प्रमोटर था, मतलब गजब, सॉल्ट लेक एरिया का ये। इनफैक्ट हमेशा आपको रेप्यूटेड प्रमोटर से लेना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी पापा प्रमोटर एंड ही इज नंबर 1 इन सॉल्ट लेक। पता नहीं मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उनसे लेते तो झमेला ही नहीं होता। आई न्यू दैट हिज फादर इज अ प्रमोटर एंड सॉल्ट लेक में से 100 में से 70 बिल्डिंग्स उनका ही बना हुआ है, बट उस समय दिमाग में ही नहीं आया, मतलब कि वरना उसी को कॉल करते, नंबर भी था मेरे पास, तो उन लोग के थ्रू लेने से शायद प्रीमियम लगता प्रॉपर्टी का, बट आई वुड हैव बीन यू नो विदाउट एनी टेंशन। तो अच्छा अच्छा पॉइंट्स है, ये लिखो, सर के संग हुआ, ये मोमबत्ती वाले आदमी के संग हुआ, ऐसे लिखो, बहुत जल्दी याद होता है, सर वाला से जल्दी याद होगा। और बताइए सर, बहुत पॉइंट्स है। प्रमोटर मॉर्गेज नहीं क्रिएट कर लेगा इस प्रॉपर्टी पर। ओके, बहुत बहुत सारे पढ़ना, ये हनुमान चालीसा में भी इतने पंक्तियां नहीं होगी, पर मैं अच्छे अच्छे जिसपे केस स्टडीज आ सकते हैं वो करवा रहा हूं। और अगर कोई भी सैंक्शन प्लान, बिल्डिंग के प्लान में अगर चेंज लाता है प्रमोटर, तो उसको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ता है 2/3 ऑफ द अलॉटी से। ये भी बहुत जरूरी था। पहले दिखाया कोई और बिल्डिंग टाइप का, देखिए ऐसे 2 बिल्डिंग के बीच में इतनी गैप हो गया अचानक, है ना, और 2-3 बिल्डिंग खड़ा कर दिया बीच में, यानी कि ऐसा गैप, 2 बिल्डिंग के बीच में गैप ही नहीं है कि कोई किसी घर में अगर कुछ खत्म हो जाए आलू, और इसी थोड़ा खोलिएगा ना, कैच करिएगा ठीक से, इतना बगड़, कैच भी नहीं, हाथ बस थोड़ा सा मुंडी बाहर निकालते हैं वरांडा से, दोनों आलू एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर वापस वो लौटा देता है, फिर बात करते हैं हम बड़ा आलू दिए थे आप छोटा दे रहे हैं, मतलब जो भी। बोलते हैं कि कोई चेंज अगर करना हो 2/3 ऑफ द अलॉटीज की कंसेंट से। वैसे आजकल गैप है, वरना पुराने बड़े बाजार में बिल्डिंग ऐसे हैं कि एक्चुअली में ये आलू आदान प्रदान हो सकता है। दे आर जस्ट, यहां भी देखोगे, यहाँ जो बिल्डिंग है देखो, आराम से हम, इन लोग पूछते हैं आलू लेते हैं क्या, आई विल गिव देम। और अगर कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट 5 इयर्स के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम हैंडिंग ओवर द पोजेशन, और मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा अगर मैं फेल टू रेक्टिफाई द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। फुल पेज कर दो, बच्चे पढ़ेंगे, प्लीज रीड इट ऑल्सो। टफ नहीं लग रहा ना चैप्टर, कुछ कुछ तो याद हुआ ही होगा। सर बिना रजिस्ट्रेशन के लिए मार्केटिंग नहीं कर सकता, सर चेंजेस नहीं ला सकता प्लान में, सर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वाला सबको याद होता है, तगड़ा 3 पॉइंट्स वही है। सर ये याद आ गया कि पैसा अलग अकाउंट में रखेगा और विड्रॉ करने के पहले इंजीनियर का सर्टिफिकेट लाएगा। इजी करना है इसको, कोई भूल से भी फिर 65 पॉइंट्स पढ़ने का कोशिश कर लिया ना, कि जो भी बोल अपने को तो डिटेल में पढ़ना है, सर लोग का बात मत सुन। समझ में आ रहा है क्यों हम एकदम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं इस चैप्टर को लेकर। 65 पॉइंट्स मतलब जानते हो, इंसान नहीं माने जाओगे फिर तुम, भगवान हो, अच्छा बोल रहे हैं। एंड और बताइए सर, प्रमोटर को रेरा अथॉरिटी का ये ऑर्डर्स पास करेंगे, तो रेरा के ऑर्डर्स का पालन प्रमोटर करेगा, और प्रमोटर पेनल्टी वेनल्टी देगा, ये सब लिखा हुआ, अभी अब दिखाता हूं सब आपको। और जेल जाएगा सर, ये इसकी ड्यूटी है, हाँ सर जाना तो ही जाएगा, जाएगा अपने आप। ये देखिए 55, 56, जेल वाला दिखाइए सर, कितना दिन का, पढ़िए। ये एल कैटेगरी का फाइन्स वाइन्स आएगा इनमें से। 61 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रेरा के ऑर्डर्स का पालन नहीं करेंगे ना, 61 इंपॉर्टेंट लिखो, 61 इज इंपॉर्टेंट, 58 इज इंपॉर्टेंट। कैसा लगा एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट और ये सब कुछ क्लियर है? एंड बीच के पेजेस क्यों नहीं पढ़ा है बताओ? मैंने कल शाम को पढ़े, मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ, फिर पता चला पीछे कुछ इजी दिया हुआ है।
बीच के पेजेस इसीलिए नहीं पढ़ाया मैंने आपको क्योंकि वो ऑलरेडी वही सब थी। मैं अभी वापस चेक कर ले रहा हूं। यस, आई एम करेक्ट, आई एम रियली करेक्ट। तो क्यों पढ़ेंगे ऐसे? तो इतना हैरेसमेंट वाला चैप्टर है। देखो मेरे बुक्स देखो की हालत, मैंने सब पढ़ा है आपके लिए, पर बाद में मुझे पता चला वो तो इजी दिया, तो वाई शुड आई रीड इट ट्वाइस? कि तुम लोग ऐसे खुश होते हो कि 6 घंटे की क्लास, डिटेल में बेवकूफ बन रहे हो। सर और बताइए, बताता हूं। एक चीज मुझे दिखाई दिया, 359 में जाओ, पीछे जाओ थोड़ा सा, जो भी पेज हो, 359 होगा नीचे या जो भी। कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है? इधर आएगा कि रेरा है ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रमोटर को दिया था वो कैंसिल भी कर सकता है अगर प्रमोटर कुछ गलत काम करे। तो रेरा जो है वो प्रमोटर्स लोग के जो रजिस्ट्रेशन है डेवलपर्स के, कोई कंप्लेन अगर आता है या खुद कुछ करने से कैंसिल कर सकता है। बट 30 डेज नोटिस, यही लिख दो, 30 डेज नोटिस देता है उसको कि कुछ बोलना है तो बोलो बिफोर रिवोकेशन। अचानक ऐसे कैंसिल नहीं करेगा। मुझे एक डायलॉग सुनियो ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन बिफोर कैंसिलेशन। द अथॉरिटी, एक रीडिंग करवा दिया मैंने, बेसिकली कुछ खास नहीं है। अच्छा, एक्सटेंशन मैंने आपको करवा दिया था, कहां से? ड्यूटीज में। फोर्स मेजॉर आया था कि मेरे आंसर्स में? कोई बोलता ही नहीं है रे। वही जो हम पढ़ाया था वापस लिखा हुआ है, मार्क कर लो। बाई चांस कोई वरना एग्जाम हॉल से निकल के आपस में कई लोग गॉसिप करती हैं दीदियां, लुक एट हिज बुक वाज नॉट मार्क्ड, एक्सटेंशन पैराग्राफ वाज नॉट मार्क्ड। या लेट अस गो एंड क्लेम क्वांटम मेरिट रिफंड ऑफ 2 पेजेस एंड माय 2 टर्म्स। समझ में आ रहा है? आई हैव ऑलरेडी डन दिस, मैं करवा चुका हूं। फोर्स मेजॉर या कोई रीजनेबल और भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं फोर्स मेजॉर के अलावा, देखो, जिसमें मेरिट होता है, मतलब हाँ हम एक्सटेंशन मिलना चाहिए, कुछ हालात ही ऐसी थी। क्या हालत हो सकती है? प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एक अच्छा हालत बताओ। ये तो आ गया फोर्स मेजॉर में। बोलते हैं जहां मेरा कंस्ट्रक्शन साइट था वहां तक मेरा लॉरी पहुंच नहीं पाया क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रोड ही नहीं बनाया था। एयरपोर्ट के पास है ना एक साइट में, गवर्नमेंट बोला था हम डेवलप करेगा, पर वहां पे रोड होता है ना, अब वो जो स्टोन चेप सीमेंट बालू, रोड ही नहीं बना हुआ है। तो मॉडर्न हनुमान तो कोई है नहीं, कैसे उड़ के ले आएगा सामान आपका बालू का? रोड ही नहीं बना तो ट्रक से नहीं पहुंच पाए साइट पर। हमारा, हम तो रेडी थे, फंड्स रेडी था हमारा, खरीद भी लिए थे, हम आए हुए पड़े थे डेपो में और वेयर हाउस में, पर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच ही नहीं पाया। आप देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को हमने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, तो आपको लगेगा बात तो सही है। ये हुआ था कलकत्ता में, राजरहाट सुनियो, एक जगह है कलकत्ता में राजरहाट, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य और वो सब चीफ मिनिस्टर थे, तो कई प्रोजेक्ट्स राजरहाट में बहुत देरी से बने थे। तो उन लोग इसी ग्राउंड के ऊपर, उस समय तो एक्ट नहीं था, पर अपना एक्सटेंशन इसी ग्राउंड पे मांगते थे कि गवर्नमेंट ने अप्रोच रोड ही नहीं बनाया, हाउ कुड आई ब्रिंग द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू द साइट एंड स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन टाइमली। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज ही पढ़ लेना। और इस चैप्टर में बहुत ही जल्दी जल्दी याद हो रहा होगा। बात तो सही है, 5 साल बहुत अच्छा खुद का लग रहा है। जब फेमा और वो सब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वन डे इंटरनेशनल बोल रहा हूं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहां फिगर बेस्ड चैप्टर्स में फिगर्स बहुत मुश्किल से याद होते हैं। ये तो एकदम लग रहा है कि आपका कोई फ्लैट का बुकिंग का पैसा मार लिया। एंड आई पर्सनली लाइक दिस चैप्टर बिकॉज मेरे संग हुआ है। आई एम रियली टेलिंग यू, मेरे संग हुआ है। 360 रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। अच्छा, रियल एस्टेट एजेंट को क्वेश्चन में डालो तो लिस्ट में शामिल नहीं था शायद, था क्या रियल एस्टेट एजेंट? 360 फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट भी डालो, 360 डाउनस्टेयर्स, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द पेज। जैसे प्रमोटर्स के फंक्शंस आपने देखे, अब लिखो आप रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। लिखा है without obtaining registration real estate agent will not facilitate sale or purchase on behalf of any person। समझ में आ रहा है आपको? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अथॉरिटी
उनको एक रजिस्ट्रेशन देगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन टू द रियल एस्टेट एजेंट फॉर द एंटायर स्टेट, यानी उस स्टेट के लिए उनको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलती है। उस स्टेट में अब जो भी वो काम करना चाहे रियल एस्टेट का कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और वो अपने हर सेल में उसको कोट करेंगे। वो वैलिडिटी पीरियड भी लिखी रहेगी, कितने पीरियड के लिए दिया जाता है, और वो उल्लंघन नहीं करेंगे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और वो सेल परचेज में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जब तक वो रजिस्टर नहीं हो। दे कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन सेल परचेज। तो ये इनकी पहली ड्यूटी है। फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट हु इज नॉट रजिस्टर्ड will not participate in sale purchase. This is the first duty of a real estate agent, कि वो इस टाइप के चीजों में शामिल हो ही नहीं सकते जब तक क्या नहीं हो जाए। ओके, सेकंड ड्यूटी इनको है ना, रियल एस्टेट एजेंट को पक्का कच्चा पक्का समझते हो। रियल एस्टेट में पहले कच्चा का पैसा बहुत आ जाता था क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अनरेगुलेटेड सेक्टर था। तो पॉइंट नंबर 2, they will maintain and preserve books of accounts, records and documents as may be prescribed. Second point, they will not involve in any unfair trade practices, यानी कि falsely बोल दोगे, अरे देखिएगा यहां पे तो एसीसी सीमेंट यूज होगा, अरे मार्बल इटालियन। ओके, तो ये सब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या represents a promoter has approval मिल गया है and makes a false representation। होता नहीं, अरे जापानीज आर्किटेक्ट आ रहे हैं यहां पर, जापान का आ रहा है यहां पर, अरे आर्किटेक्ट तो जापान के, बाद में पता चला टेंगरा से आया कोई, कलकत्ता में एक एरिया है, टोपसिया से आया कोई आदमी। ये एक जन का तो आर्किटेक्ट का एग्जाम भी पास नहीं हुआ था, वो आ गया, एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का। और क्या लिखा हुआ है देखो, 3 मिला, सारे डॉक्यूमेंट्स इस बिल्डिंग से रिलेटेड उसके पास होने चाहिए ताकि अलॉटी मांग सकता है कुछ चेक करने के लिए। लर्न लिखना, हाँ, ड्यूटीज ऑफ रियल एस्टेट एजेंट चारों। सर अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर प्रमोटर टाइम से पोजेशन नहीं दे पाएगा तो अलॉटी विड्रॉ कर सकता है, ऊपर से अलॉटी अपना पैसा मांगेगा ना, यस और नो, विड्रॉ करेगा और पैसा भी मांगेगा। और अगर वो विड्रॉ नहीं करना चाहेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे को इंटरेस्ट दो एंड अलग से कंपनसेशन भी दो अगर तुम्हारी टाइटल डिफेक्टिव है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये है एक छोटा सा क्वेश्चन 365, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो। कई लोग तो रेरा देख के छोड़ देंगे एग्जाम में, मेरा पढ़ा हुआ नहीं। अब तो टफ छोड़ने लायक तो है ही नहीं, चैप्टर वेरी इजी। लिखो 4 मार्क्स। withdraw number 1, return the amount number 2 with interest number 3। और देखो इंक्लूडिंग कंपनसेशन भी अलग से मांग लेगा, इतना लॉस और हुआ मेरे को, और एक जगह का बुकिंग का रेट और भाग गया ऊपर, तुम्हारे कारण हम वहां लगाने वाला था। अच्छा लगा सर, यस, रियली हैप्पी। रियल एस्टेट एजेंट, प्रमोटर्स सब दिखने लगे। सर हम रेरा को कंप्लेन करेंगे पर रेरा टाइम से मेरे कंप्लेन को सुनता है क्या? यस, दे ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द कंप्लेन विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द सेम। कहां लिखा हुआ है आप देखो, ये हो गया ना, ये कहीं बनाया हुआ था क्या क्वेश्चन में, देख लो तो। इफ प्रमोटर फेल्स टू कंप्लीट 365, वहां जो शुरू में बनाया था रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस को आपने डाल दिया था क्या? रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस को डाल दिया था, चेक कर लो, आज ही पढ़ लेना रेरा। रियल एस्टेट एजेंट के फंक्शंस को डाल दिया था आप लोगों ने। चलो गुड। अब देखो 370, ये रेरा बनाता कौन है? गवर्नमेंट। और कई बार 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स बनाकर एक रेरा बनाते हैं आपस में, ताकि हमारे यहाँ दोनों हैंडल करेगा, दोनों स्टेट में एक ही हैंडल करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाता है अपने अपने अथॉरिटीज के लिए। पढ़े थे ना आज, सेंट्रल एक्ट है पर स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स बनते हैं।
तो देखो यहाँ पे जैसे मोटर व्हीकल सुने हो, मोटर व्हीकल एक सेंट्रल एक्ट है, पर हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने मोटर व्हीकल के रूल्स अलग बनाते हैं, हमारे स्टेट में ऐसा होगा। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए आप जहां सारे क्वेश्चन लिखे थे ना वहां भी लिख देना, शुड डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट within 60 days from the date of filing the same. Within 60 days from the date of filing the same. 60 दिन के अंदर, within 60 days from the date of फाइलिंग द सेम। ओके, और फिर वही जो बात फिर लिखा है, रेरा विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय ईच ऑफ द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द रियल एस्टेट सेक्टर इन दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। अ स्टेट कैन हैव, अच्छा एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रेरा भी हो सकता है अगर बड़ा स्टेट है, और टू स्टेट्स कैन हैव द सेम अथॉरिटी। इसे बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए आपको। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अंदर में रेरा एस्टैब्लिश करेगा, और एक ही स्टेट में कई बार एक से ज्यादा रेरा भी हो सकता है। सर रेरा का कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं बना लेना शुरुआत वाली लिस्ट में, कॉम्पोजिशन ऑफ रेरा पेज 371। इसका कॉम्पोजिशन पे, इसके टर्म ऑफ ऑफिस पर, जहां आपने रेरा के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे ना, तो एक बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं अपने अपने स्टेट के अंदर, इनके बहुत फंक्शंस होते हैं। कॉम्पोजिशन में बोलता है एक चेयरपर्सन होगा एंड मिनिमम 2 होल टाइम मेंबर्स जो भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, यानी 1+2 है। एक चेयरपर्सन है एंड मिनिमम 2 होल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इज इट ओके? चेक करो। तो रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या फंक्शंस रेरा के होते हैं, एंड नॉर्मली भी रेरा के क्या फंक्शंस होते हैं। तो इधर आइए, रियल एस्टेट के ग्रोथ के लिए हम दोनों क्वेश्चन लिखवाया था ना सुबह, वो देखो लिस्ट में देखो 2 फंक्शंस है रेरा के ऊपर, 2 क्वेश्चंस है। एक तो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए क्या क्या किया है रेरा, तब यह आंसर है। इजी आपका पड़ गया, वो एक ही पॉइंट है आज, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज। एक मिनट, रेरा सबका इंटरेस्ट ध्यान में रखता है, अलॉटीज, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट। वैसे देखा जाए तो इस एक्ट में तीनों का ही है, और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और मिल जाए एक सिंगल विंडो सिस्टम से, क्योंकि सब चीज रेरा के पास रजिस्टर हो रहा है। रियल एस्टेट एजेंट रेरा के पास जा रहा है, डेवलपर रेरा के पास जा रहा है। ट्रांसपेरेंट ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वेरी गुड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा फिर रियल एस्टेट में, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी आएगा, वाह वही सब है, वापस घुमा फिरा के देखो, सेम पॉइंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, मत छोड़ के जाइएगा। मैं वेट कर ले रहा हूं, कर लो जल्दी से। ये बेसिकली हेडिंग पढ़ो, क्या रियल एस्टेट के प्रमोशन के लिए रेरा के स्टेप्स, फिर एक जनरल मेजर्स भी हैं, और फिर आगे देखो डिस्प्यूट अगर होता है तो उसके लिए भी सेटलमेंट मैकेनिज्म है, चेक कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल फंक्शंस ऑफ रेरा वापस से आ गया है। और ओवरऑल फंक्शंस में क्या है देखो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री होती है, रियल एस्टेट एजेंट्स की रजिस्ट्री होती है, वेबसाइट ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है रेरा, डेटाबेस अपने वेबसाइट में मेंटेन करता है। क्या चीज की डेटाबेस मेंटेन करता है? डिफॉल्टर प्रमोटर्स कौन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में उन्होंने डिफॉल्ट किया था, किसकी रजिस्ट्रेशन रिवोक हुई है, ताकि कोई से डील करने के पहले तुम क्या कर सकते बताओ, छानबीन समझते हो ना शादी ब्याह का, तो बोलते हैं वेबसाइट पे लिस्ट है, बहुत अच्छा बना दिया है कि कौन से में जाना चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, वो रेरा में पता चल जाता है। क्या फीस लगेगा वो रेरा बताता है, रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉटरी के लिए, रियल एस्टेट एजेंट के लिए। एंड रेरा ये देखता है कि प्रमोटर्स लोग, अलॉटी लोग, रियल एस्टेट एजेंट लोग अपना ड्यूटी का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो रेरा देखता है। कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं कर रहा है तो रेरा क्या लगाएगा उनके ऊपर? फाइन्स। टफ नहीं है ना, बात बहुत सरल है कि रेरा में जो रियल एस्टेट एजेंट का पालन हो रहा है ड्यूटीज का, वो भी कौन देख रहा है? रेरा देख रहा है। डेटाबेस डिफॉल्टर्स का लिस्ट मेंटेन कर रहा था कि ये सब गंदे प्रोजेक्ट्स है, इसमें पैसा मत लगाइएगा, ये प्रमोटर लोग भगौड़े हैं, बदमाश है। एंड
रेरा कोई ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर से कोई खुश नहीं होता तो अपील्स कर सकते हैं, पढ़े है ना। रेरा अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, मतलब खुद के पास किए हुए ऑर्डर को रेरा क्या कर सकता है, रिव्यू। पावर टू रेक्टिफाई दी ऑर्डर्स मिला 2 पेज बाद 376 में। 2 साल के अंदर रिव्यू कर सकता है। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो अमेंड करेगा, पार्टीज अगर नोटिस में लाएंगे तब। बट अगर अपील हो गया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में तो अब आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते। नो अमेंडमेंट विल बी मेड इफ द केस हैज गॉन फॉर अपील, तो अब आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स नॉर्मली 2 साल के अंदर हो सकता है, हिंदी में लिख देना। पर अगर अपील में चला गया है वो ऑर्डर तो अब रेक्टिफिकेशन का स्कोप चला गया, क्योंकि वो अगर अपील में जा चुका है तो अब रेक्टिफिकेशन का स्कोप विल नॉट कम इनटू पिक्चर। इफ द केस हैज गॉन फॉर अपील तो अब रेक्टिफिकेशन संभव बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हारे ऊपर जो रेरा लगा रहा है पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, किस किस पे लगा सकता है, बुद्धि से बताओ। प्रमोटर पे भी, अलॉटी पे भी लगेगा, दिखाऊंगा आपको, और रियल एस्टेट एजेंट पे भी। तो अगर उनके ऊपर कुछ लगाया जाता है तो उसको रिकवर कैसे करेगा पता है, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस लाइन लिखो, इट विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब है प्रॉपर्टी बेच करके लिखो। व्हेन आई से एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इट मींस प्रॉपर्टी बेच करके। तो अलॉटी वाला हम लोग का छूट गया एक्चुअली, कि अलॉटी की क्या ड्यूटीज होती है। हम लोग प्रमोटर के बारे में बहुत पढ़ लिया, अलॉटी लोग भी कम डैश थोड़ी होता है, बुकिंग कर देता है, पैसा नहीं दे रहा, प्रमोटर बोलता हम काम कैसे बढ़ाए, वो हमको नहीं पता, काम बढ़ाइए वरना रेरा में चले जाएंगे। तो चल रेरा चल, क्योंकि पीछे जाओ 369 में ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज लिस्ट में था क्या शामिल आज? ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज लिस्ट में था क्या 369 में से? इतना हम कितना पड़ेगा बता देता कौन कौन सा। राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। तो पहले राइट्स दिखा देते हैं। सर उसका राइट है कि वो बोलेगा हमको सैंक्शन प्लान का कॉपी दिखाओ, लेआउट प्लान का कॉपी दिखाओ, हमको प्लीज बताओ कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। प्रमोटर गाली देता है उसको, अब होगा तो आपको बोल देगा, बार बार क्या तंग करता है, प्लीज जानना है ब्रो, ज्यादा खेपेबाजी किया तो आपको इसी बिल्डिंग जो बन रहा है वहीं लटका देगा। हाँ, कई प्रमोटर लोग धमकाने लग जाते हैं फिर बेचारे बायर को। एंड उसका हक है पोजेशन पाने का, कि मेरे को पोजेशन दो मेरे बिल्डिंग का, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, सब लोग शिफ्ट हो गए, मेरा बिल्डिंग, मेरा फ्लैट का या पोजेशन क्यों नहीं दे रहे। नेचुरल चीज है तो। और उसका और एक अधिकार क्या है, रिफंड मांगने का अधिकार है। अगर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है विथ इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन, फर्स्ट लाइन में देखोगे रिफंड, इस कुछ तो अपने आप बना के लिख के आ सकते हो आप, विथ इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन। सब आप मेरे को ये बताइए, उसकी ड्यूटी बताइए। राइट्स तो हो गए, 7 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी लिखना, वो सब। उस अलॉटी को भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब रेट पर, अगर डिले करता अपना पेमेंट देने में। ओके, ये ड्यूटी है। अलॉटी को भी फिजिकल पोजेशन लेना होगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डिंग का आ गया, उसके 2 महीना के अंदर उसको वहां पे जाके अपना घर बसाना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्रेशन करने का टाइम होता है ना, तो आपको पता है गवर्नमेंट बोलता है अलॉटी ने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन फीस बचाने के लिए। वो तो अलॉटी का भी फर्ज है कि रजिस्ट्रेशन टाइम से करवाए। अंडरस्टूड? हाँ सर, बहुत देखा मैंने। गुड। वैसे प्रमोटर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉटीज के ऊपर उतना चाप नहीं है। चलिए सर, इस एक्ट के अंदर मैंने सुना है कुछ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल आता है, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में और क्या क्या गवर्नमेंट को एडवाइस किया जा सकता है। तो 377 ये चैप्टर ऐसे क्यों करवा रहे समझ गए? एक क्वेश्चन आने वाला, क्योंकि आप देखे थे ना 10 चैप्टर मिला के क्या है 35 मार्क्स। ये चैप्टर उस 10 चैप्टर के अंदर एक तो चैप्टर है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में देखा कितना प्यार से एक एक पैराग्राफ समझाया जा रहा था, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट थी। यहां पर वो रिक्वायरमेंट है नहीं। 377 में आइए, ये है ना, हाँ। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और जो हाउसिंग मिनिस्ट्री होता है वो इसका ध्यान रखते हैं। तो करता क्या वो बता दीजिएगा शॉर्ट नोट के लिए। ये एक्ट कैसे इंप्लीमेंट करवाना चाहिए रेरा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है।
इस एक्ट में कंज्यूमर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के मैटर को लेकर, या रियल एस्टेट सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है, ये इसका फंक्शन है। तो एक काम कर सकते हो, मेरे को नहीं लगता आएगा, मतलब ये आएगा 2025 के एग्जाम्स के बाद से। शुरू के 4-5 साल क्या होगा, इजी होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो आप लिख के रखो, फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल लिखो फॉर 2025। अरे छोटे भाई बहन को पढ़ा देना घर में, ट्यूशन मत दिलवाना। रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास अब कब जाएंगे, एनी आइडिया? व्हेन विल यू गो टू रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल इफ यू आर नॉट हैप्पी विद रेरा ऑर्डर? और कितने, ये इंपॉर्टेंट लिखो, अपील्स का पेज नंबर बैठाओ वहां लिस्ट में। विद इन 60 डेज यू विल गो टू एपिलेट ट्राइब्यूनल, और वापस हाई कोर्ट के पास भी 60 डेज। वाह, लिखो 3 मार्क्स। और ये जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होंगे, इसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा, पॉइंट नंबर 3, यानी एक कोई जज वज होगा और एक कोई जानकार आदमी होगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी इंजीनियर्स और होते हैं ना। अब इसको फंक्शंस पढ़ने मत बैठ जाना, वरना एक ही सब्जेक्ट एग्जाम दे पाओगे रेरा। नाउ वेरी वेरी गुड, मैंने बोला था बहुत पेनल्टीज है, बहुत कुछ है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज भी होगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। सीएस का क्या रोल होता है, हैव अ लुक। खत्म हो गया क्या? नहीं, ओ वाह, ये दोनों 60 डेज है ना। अच्छा, ये एक चीज और, ये हम लोग कहीं लिखवाया भी थे ना, कहीं हम लोग लिखे थे ना ये आज 60 डेज वाला बात, कहीं कहीं दूसरे पेज में भी लिख लिए थे। सीएस के रोल पे रहो, व्हाट इज रोल ऑफ सीएस? यहां पे सीएस, रोल ऑफ सीएस कंपनी लॉ का नहीं है, इन विथ रिगार्ड टू रेरा एडवाइस करता है कि देखो ये पालन होना चाहिए, प्रमोटर को बताता है देखिए फंस जाएंगे, ये कर जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है प्रमोटर का, डेवलपर का। अगर मैं सीएस हूं, किसका, पीएस ग्रुप नाम सुना है आपने? पीएस ग्रुप कलकत्ता में एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है, पीएस ग्रुप। ओके, तो पीएस ग्रुप का मैं रियल एस्टेट, पीएस ग्रुप का मैं, दुग्गड़ ग्रुप का है वो, सुंदरलाल जी दुग्गड़ बोलते हैं हम लोग, हमारे समाज के हैं। तो पीएस ग्रुप का मैं वो हूं और सीएस हूं, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा रेरा के बारे में, मैं उनकी पेपर फॉर्मेलिटीज करा दूंगा, मैं उनको रजिस्टर करवा दूंगा, कभी केस हुआ तो मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा उनका केस में, और कभी उन पे पेनल्टी लगेगा तो उसकी कंपाउंडिंग समझते हो ना, थोड़ा कम करवा के केस को सेटल कर लूंगा। लिखो एल। तो बोला जाता है कि सीएस क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सीएस जो एक्सपर्ट बन जाए इस फील्ड में, तो यह पेज देखो यहां पर, CS is a one-stop professional advisory services for real estate projects. कमेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ CS बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CS का सिलेबस है। ये देखो, एडवाइजरी सर्विसेज के पैसे, उसके बाद फंडिंग ऑप्शंस, कहां कहां से आप पैसा ला सकते हैं रियल एस्टेट के लिए, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, दिख रहा है, सुनेंगे आप ऐसी आवाज है, पेनल प्रोविजंस, ये सब का एडवाइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर, ओ आज ही पढ़े थे, एक्सटेंशन करवाना है तो दिखाओ फोर्स मेजोर क्लॉज, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जितना टॉपिक्स पढ़ा था वो सब डाल दो, कि एक्सटेंशन करवाना है तो या क्या, फंड यूटिलाइज करना है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाओ इंजीनियर से, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर लाओ, ये सब सीएस का काम है। आंसर ऐसे हरा भरा बनेगा, अंडरस्टूड? तो ये अगर कल एग्जाम और ये वापस मेरे वीडियो को फास्ट करके सुन लो तो आपको याद आ जाता है, एंड यू कैन राइट इन एग्जाम एवरीथिंग। नेक्स्ट सर, सीएस एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जब केस जाते हैं ना, तो सीएस को आप वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हमारा लॉयर टाइप का बन के जा सकता है। पढ़ के देखिए, इज इट ओके? अब अगला एक पेज पेनल्टी से भरा हुआ पेज है। ये जो आप पेज देखोगे ना, पूरा पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, लिखो लर्न है, पढ़ो तुम लोग पढ़ो, पर कौन सा मिस नहीं करना चाहिए, या मार्क अच्छे से करके रखो ताकि एग्जाम हॉल अगर अच्छा पढ़े तो कैसे निकालना आंसर। या अगर 4 फ्रेंड्स है ना, अगर पता चल जाए रोल नंबर्स कैसे, एक एक याद करके चले जाओ। लिखो डेलीगेट, पेनल्टी पे लिखो बांटो, हिंदी में लिखो तुम लोग, आपस में रोल नंबर देखने के बाद पता चल ही जाएगा। कंपनी लॉ वाले दिन कब इकोनॉमिक लॉ का पार्ट बांट लीजिएगा आप लोग सब, सच्ची में सिंघानिया जी आप उनके संग बांट लीजिएगा, चारों पांचों अगर एक ही रूम में हो, सारा क्यों पढ़ के जाना, मतलब पूरा सिलेबस के तो नहीं बोल रहा हूं,
पेनल्टी के फिगर सारा याद करना बेवकूफी है, आप आराम से बांट सकते हैं। से चीटिंग कैसे करेंगे बताता हूं। आप जब एक्स्ट्रा शीट लेने जाते हैं ना, तो बस मतलब उसमें क्या करना है बता लेना कि चीटिंग, अगर पेनल्टी का फिगर जानना है तो ऐसे करके चलना है आपको कि मेरे को पेनल्टी का फिगर बताओ। जैसे आप उसके रो से गुजरेंगे, वो अपना लिखते लिखते 10,000 एंड अप टू 5%, मतलब देखेगा नहीं, आपको पूछना भी नहीं है। मतलब आपको और बताऊंगा, पहले से कुछ होंगे, मतलब कि अगर आपको कोई केस स्टडी का आंसर जानना है तो केस बोलते हैं, केस स्टडी। अगर आपको पेनल्टी के फिगर्स जानने हैं तो, और जैसे आप उसके रोप के पास से आए और संग में ना 3 पेन लेके जाइएगा, उसकी बेंच के पास ही गिराइएगा तीनों पेन को। ओ सॉरी सर, 10,000 एंड 15,000। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, पर मैं देखा स्टाइल, आई हैव नॉट डन चीटिंग इन सच अ मैनर, बट मैं चाहता हूं जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर सके। ये सुन के डीके जी के भी आंखों में जो रोशनी आई है, पता होता तो आज औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में फाड़ दिए होते। याद आ गया होगा स्कूल के विद्यालय के वो दिन इनको। रियल एस्टेट एजेंट पे पेनल्टी है। उसके बाद सर ये वाला कि अगर वो जो प्रमोटर है अथॉरिटी के ऑर्डर्स का पालन नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 ठो, ठीक है, ये 2 ठो पढ़ के जाना, सारा पढ़ना पर ये 2 छोड़ना मत, क्योंकि इतने पेनल्टीज है, इंसान अगर आप है ना पॉसिबल नहीं है। क्या? ओ यस कर लीजिए। और अगर जेल की नौबत आती है इस एक्ट में, जेल की अगर आपको जेल भी सुना दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट, तो भी उसको कम कर दिया जाएगा। वाओ, कंपाउंडिंग एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरे को लगता नहीं वैसे कंपाउंडिंग तक वो पहुंच पाएंगे, पर कुछ भरोसा नहीं है, दे क्रेजी पीपल। से बताइए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में वो जो आप बोले थे ना, उन लोग पता लगाता है, डिसीजन देता है, हेल्प कौन करता है रेरा को ये सब डिसीजन लेने में? हु हेल्प्स देम? तो और सारे डिसीजन उन लोग को, कोई भी केस को 60 डेज के अंदर हैंडल करना चाहिए। ये भी आपने बार बार पढ़ा है ना। रेरा के अगर एग्जाम में आता है एडजुडिकेशन मैकेनिज्म अंडर रेरा कितना दिन है? 60 डेज। और ये डिसीजन लेने में हेल्प कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है एडजुडिकेशन मैकेनिज्म का। एक तो देखो 60 डेज सबको दिख जाएगा यहां पर, और वो 60 डेज के अंदर नहीं करता तो रीजन और लिखना पड़ता है। इतना बड़ा चाप है कि क्यों नहीं कर पाए 60 दिन के अंदर आप डिसीजन। ये 60 डेज हम लोग आज पढ़ भी चुके थे ना। 60 डेज के अंदर अगर वो डिसीजन नहीं दे पाते हैं, then they have to write why they could not give the decision within 60 days. मैं इसकी भी रैपिड फायर भी आज ही करा दूंगा। Why they could not give the decision within 60 days. And एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या दिखाई दिया मुझे यहां पर, the authority shall appoint in consultation with the government one or more judicial officer who will be acting as adjudicating officer here. तो ये एडजुडिकेशन में 2 पॉइंट आ रहा है, ये पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ। वो टाइम वाला हो गया, एंड कौन डिसाइड कर रहा है वो भी लिखा हुआ है। और सिविल कोर्ट्स अब एंटरटेन नहीं करेंगे कोई सूट। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, एक आदमी कोर्ट में चला गया, उसका प्रमोटर उसके संग ऐसा किया, तो और एक बोलता जाएगा कोर्ट, तो जाएगा कोर्ट के पास नहीं जाएगा तो क्या गुंडा क्या हो जाएगा, कोर्ट के पास तो जाए। फिर उसको आदमी का पानी का छींटा डाला, अब रेरा के पास जाएगा, तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ऐसा 7 लाइन का गंदा केस स्टडी देगा और तुम लोग बोलेगा क्वेश्चन नहीं देख समझ में नहीं आया। अब तुमको समझ में आ गया, जितना बड़ा क्वेश्चन आंसर उतना सरल होता है। सीएस पास होने का 2 चीज चाहिए, स्मार्ट होना है। सर कैसा कपड़ा खरीदे? कपड़े से नहीं, पोशाक से स्मार्टनेस नहीं होता ना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के। स्मार्टनेस के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। ऑफिस में जब जाओगे ना, बड़े ऑफिस में, जो लीगल प्रोविजंस और ये सब पूरा बताएगा उसको लोग देखेंगे। जो ज्यादा लिपस्टिक लगा के आएगा उसको नहीं देखेंगे, हाँ उसको अलग ढंग से देखेंगे। देख आज के जमाने में लिपस्टिक इज आउट ऑफ फैशन, एग्जांपल है। आइए 1980s में बहुत था कि लोग एकदम ग्लॉसी लिपस्टिक लगा के आते थे, आजकल नहीं चलता ये सब। भाई लोग तुम लोग ना 1980s में था ना 2021 में, दोस्त तुम लोग लगा मत लेना, सुरमा भोपाली लगोगे। पढ़िए, कोर्ट के पास जा ही नहीं सकता आजकल, समझ रहे हैं डीके जी? ये जी भी ध्यान से सुन रहे हैं आज, देखिए सभी जी मैटर्स ध्यान से सुन रहे हैं। फिर इन्हें एग्रीमेंट बनाया एक ठो प्रमोटर एंड लॉटी के बीच में, पढ़ मत लेना, हमारा पैसा लग गया, छप गया झूठमूठ। ये 12-15 पेज में ना मैंने इंस्टीट्यूट के मैट से छपवाया था, 4 चैप्टर्स इस बुक में, 6 चैप्टर्स।
तो आई कुड नॉट सी, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव टाइप, मतलब इट्स अ बिग लॉस, सो मेनी बुक्स प्रिंटेड एंड दिस 15 पेजेस, तो डोंट रीड। हाँ, गलती हो गई हमारी। सर मेरे बुक में तो पेज ही नहीं, आप मुझे दीजिए फिर मैं फाड़ूंगा। अरे मैंने हटा के भेजा कई पेन ड्राइव वालों को, वो बोलते पहले दीजिए फिर हम काटेंगे तो तसल्ली होगा, हमारे पास सब कुछ है। मेंटल हो तुम। तो बोलते हैं कि कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, लिख देना आप, रेरा ही हैंडल करता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के इन मैटर्स को, ताकि अब तुम्हारे केस स्टडी में आएगा तुम क्लिक कर लोगे इन चीजों को। पक्का? सो इजी चैप्टर, मेरे को जेन्युइनली मतलब बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ाकर। आई रियली एंजॉयड। अब मैं इसको समिंग अप करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 7 मिनट में पूरा ये जो आपने मेरे से पढ़ा 20 सवा घंटे में मैं समिंग अप करूंगा। पॉज करिए, एक अलग सीडी बनाते हैं।